हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ आकांक्षा सिंह। वेलकम यू ऑन यूट्यूब चैनल वे टू JRF। ये है प्रैक्टिस सेट नंबर 16। इसके पहले 15 क्लासेस अपलोड हो चुकी हैं, इनको आप ज़रूर देखिएगा। इसका पूरा प्लेलिस्ट है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ से सारी क्लासेस आप एक साथ देख सकते हैं सीक्वेंस में। एंड अगर आप होम साइंस से रिलेटेड किसी भी कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, TGT, PGT और नेट JRF के साथ साथ अगर आप होम साइंस से रिलेटेड किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये प्रैक्टिस सेट आपको उन सब में हेल्प करेगा। एंड उससे पहले अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो हम स्टार्ट करते हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन इज़ LAD इज अ शॉर्ट फॉर्म ऑफ। LAD इसका फुल फॉर्म क्या है? ऑप्शंस क्या हैं? लैंग्वेज एसेशन डेवलपमेंट, लैंग्वेज एडवांसमेंट डेवलपमेंट, लर्नरबर्ग्स एसेशन डेवलपमेंट, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। तो LAD इसका फुल फॉर्म है लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। ये एक टूल है, हियरिंग इम्पेयरमेंट टूल है, जिसको हियरिंग इम्पेयरमेंट की अगर कुछ प्रॉब्लम है तो हियरिंग इम्पेयरमेंट को इम्प्रूव करने के लिए ये LAD लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस यूज़ की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन ह्यूमन रिसोर्स। नॉन ह्यूमन रिसोर्स का एग्जाम्पल क्या है? तो नॉन ह्यूमन रिसोर्स लैंड, भूमि, ये एक नॉन ह्यूमन रिसोर्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 3। इट इज़ द स्प्रेड बिटवीन द हाईएस्ट एंड द लोएस्ट स्कोर। कोई रेंज है, कोई लाइक 100 है हाईएस्ट स्कोर, 50 है लोएस्ट स्कोर, तो इसके जो बीच में स्प्रेड है तो मीन्स 50 से लेके 100 तक के बीच में 50 इज़ द लोएस्ट स्कोर, 100 जो है हाईएस्ट स्कोर है। इसके बीच में बहुत सारे स्कोर्स हैं या बहुत सारे नंबर्स हैं, तो ये बीच में जो ये पूरी जो स्कोर है ये या पूरा जो स्प्रेड है बिटवीन 50 to 100, इसको क्या कहते हैं? तो इसको हम कहते हैं रेंज। जैसे हम बोलेंगे 50 से 100 की रेंज में कितने, जैसे किसी का लोएस्ट स्कोर है 50, लोएस्ट स्कोर 50 है, किसी के मार्क्स हैं, समझ लो लोएस्ट स्कोर मार्क्स 50 है, हाईएस्ट 100 है, तो हम कहेंगे कि 50 और 100 के बीच में और कितने मार्क्स हैं, तो उसको हम बोलते हैं रेंज। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है द डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट ऑफ एन एफर्ट एट गवर्नमेंट लेवल टू इरिकेट द एविल। तो यहाँ पे बोला गया कि डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट कब लागू किया गया था? सिंपल सा है, तो इसका आंसर है 1961। जो डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट है वो आया था 1961। प्रिवेंशन ऑफ फूड एडल्ट्रेशन, PFA, ये लॉ कब आया था? प्रिवेंशन ऑफ फूड एडल्ट्रेशन, ये आपको बताना है कमेंट सेक्शन में इसका आंसर कि प्रिवेंशन ऑफ फूड एडल्ट्रेशन ये एक्ट कब आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है These standards represent the rules and regulations that influence much of one's life as they are rigid standard। इनमें से कौन से स्टैंडर्ड हैं जो हमारी लाइफ को बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करते हैं और ये रिजिड होते हैं? जो ये रूल्स रेगुलेशन है ये रिजिड होते हैं और इनका जो इफ़ेक्ट है हमारी लाइफ पे बहुत ज़्यादा होता है। तो ऑप्शंस क्या क्या हैं? कन्वेंशनल, नॉन कन्वेंशनल, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव। तो ऐसे कौन से रूल्स रेगुलेशन हैं जो हमारी लाइफ को बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करते हैं? तो ये होंगे कन्वेंशनल। जैसे कन्वेंशनल जो हमारे जनरेशन टू जनरेशन जो रूल्स एंड रेगुलेशन चले आ रहे हैं, जैसे कि कोई पूजा हो रही है, दिवाली में कैसे पूजा होनी है, होली में कैसे पूजा होनी है, तो ये हमारे ट्रेडिशन से चला आ रहा है कि किस तरीके से पूजा करनी है, किस तरीके से काम को करना है। तो ये जो रूल्स और रेगुलेशन हैं ये हमारे जनरेशन टू जनरेशन चले आ रहे हैं और ये हमारी लाइफ को बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करते हैं। तो ये आएंगे कन्वेंशनल। कन्वेंशनल को हम ट्रेडिशनल रूल्स भी बोलते हैं कि जो ट्रेडिशनल रूल्स एंड रेगुलेशन हैं ये भी हमारी लाइफ को बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है द वन वेरिएबल अबाउट विच द एक्सपेरिमेंटर मेक अ प्रेडिक्शन। जो एक्सपेरिमेंटर है या जो रिसर्चर है वो जब रिसर्च कर रहा है तो उसके रिसर्च में एक ऐसा वेरिएबल होता है जिसके बेसिस पे वो आगे प्रेडिक्शन कर सकता है कि अगर कुछ चेंजमेंट हुआ या कुछ मॉडिफिकेशन हो रहा है तो उसका रिजल्ट क्या होगा, उसका इफ़ेक्ट क्या पड़ेगा। तो वो होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है उसको मैनिपुलेट किया जा सकता है, उसके बेसिस पे हम आगे का रिजल्ट जो है प्रिडिक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 7।
पिकल्स एंड सैकुराइड्स शेयर अ कॉमन इनोकुलम विच इज। जो पिकल हैं और सैकुराइड हैं, इनमें एक कॉमन इनेकुलम होता है, वो क्या होता है? इनेकुलम मीन्स बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं। पिकल और जो सैकुराइड है इसमें एक कॉमन बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं, वो कौन से हैं? तो ऑप्शंस क्या हैं? लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस, लैक्टोबैसिलस बुल्गारिकस, सैक्रोमाइसिस क्रिवाइसिस एंड लैक्टोबैसिलस प्लैंट्रम। तो अगर हम बात करेंगे पिकल्स में कौन सा बैक्टीरिया होता है, तो वो होता है लैक्टोबैसिलस प्लैंट्रम। और ये सैक्रोमाइसिस सर्वाइसिस जो है ये ब्रेड में पाया जाता है। ब्रेड की फर्मेंटेशन के लिए जो हम ईस्ट यूज़ करते हैं ये ईस्ट है, सैक्रोमाइसिस सर्वाइसिस। और ये अगर हम बात करें पिकल्स की, सैकुराइड्स की, तो उसमें कौन सा बैक्टीरिया पाया जाता है? तो वो है लैक्टोबैसिलस प्लैंट्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है IMR refers to the number of death below year of age per 1000 live birth. IMR means infant mortality rate। तो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट हम किसको कहते हैं? कितनी एज से कम के बच्चों की अगर डेथ हो रही है पर 1000, जैसे एक साल में, इसको सिंपल से समझना है। इन्फेंट क्या होता है? छोटे बच्चे, जो एक साल के अंदर के बच्चे होते हैं उनको हम इन्फेंट्स बोलते हैं। तो एक साल के अंदर के बच्चे, इनमें से जब 1000 बच्चों ने जन्म लिया और 1000 बच्चों में कितने बच्चों की डेथ हो गई, तो उसको हम बोलते हैं इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। तो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट निकालने के लिए बच्चे की एज क्या होनी चाहिए? 1 साल से कम। और उस हम कैलकुलेट कौन से बेसिस पे करते हैं कि उस एक साल में 1000 के रेशियो पर हम कैलकुलेट करते हैं कि 1000 में कितने बच्चों की डेथ हुई है, कितने बच्चे सर्वाइव किए हैं, और इनकी एज क्या होनी चाहिए? 1 साल से कम। इनको हम बोलते हैं इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। तो उसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर A1। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है द प्लेन वीव इज वेरियसली नोन एज। प्लेन वीव को हम क्या और कौन से नाम से जानते हैं? तो प्लेन वीव को हम कैलिको के नाम से जानते हैं। अब क्या है? क्रेटोन। क्रेटोन क्या है? ये कॉटन फैब्रिक होता है, हैवी कॉटन फैब्रिक। इसमें कॉटन का ही होता है बट हैवी, उसमें बोथ साइड फ्लोरल प्रिंट होते हैं। तो हमने प्लेन वीव की बात की तो प्लेन, कैलिको में प्लेन आएगी। क्रेटोन में हैवी कॉटन फैब्रिक और दोनों साइड इस पर फ्लोरल प्रिंट होते हैं। उसके बाद क्रीप, क्रीप के बारे में तो पढ़ा है, हाई ट्विस्ट रिंकल सरफेस फैब्रिक होता है। तो उसके बाद अगर हम बात करें प्लेन वीव तो ये है कैलिको। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है ब्रिंगिंग फ्रोजन फूड्स एट रूम टेम्परेचर। जो फ्रोजन फूड्स होते हैं इनको रूम टेम्परेचर पे लाने की प्रोसेस को क्या कहते हैं? जैसे कोई फ्रोजन फूड है, फ्रीजर से निकाल के रूम में रख दिया, अभी वो रूम में रखा है तो धीरे धीरे उसका टेम्परेचर नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे आ जा रहा है, तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? तो इसको हम कहते हैं थॉविंग। जो फ्रीज किए हुए फूड प्रोडक्ट्स हैं उनको हम रूम में रख दे रहे हैं, वो कुछ टाइम के बाद रूम टेम्परेचर पे आ जाते हैं, तो ये इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं थॉविंग। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है द लीवर सिक्रीट्स अबाउट बाइल अ डे। लीवर से बाइल जूस सिक्रीट होता है, तो एक दिन में लीवर से कितना बाइल जूस सिक्रीट होता है? तो आपको कहीं कहीं पे आंसर मिल जाएगा 600 से 700 ml तक जो बाइल जूस है लीवर सिक्रीट करता है। तो यहाँ पे आंसर क्या है? ये हो जाएगा 700 ml। 600 से 700 ml तक बाइल जूस जो है लीवर एक दिन में सिक्रीट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डव टेलिंग। डव टेलिंग क्या है? ऑप्शंस क्या है? एबिलिटी टू डू 2 or 3 एक्टिविटीज़ एट द सेम टाइम, यूजिंग लेबर सेविंग डिवाइसेस, अ फॉर्म ऑफ बोट रेसिंग, सीकिंग हेल्प टू द अदर फैमिली मेम्बर्स। तो डव टेलिंग का मतलब होता है एक साथ 2 या 2 से अधिक एक्टिविटीज़ या 2 या 2 से अधिक काम एक साथ करना, उसको हम कहते हैं डव टेलिंग। तो ऑप्शन नंबर जो 1 ये है सही हो जाएगा। जैसे वॉशिंग मशीन में कपड़े धुलने के लिए लगाए, साथ में घर का कुछ और काम कर रहे हैं, तो एक साथ में 2 या 3 काम करते रहना, इस एक्टिविटी को हम कहते हैं डव टेलिंग। और इसमें जब डव टेलिंग का कॉम्बिनेशन बनाते हैं तो उसमें एक हैवी एक्टिविटी होती है तो दूसरी एक्टिविटी जो है वो लाइट एक्टिविटी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है व्हाट आर एंटीऑक्सीडेंट्स। तो एंटीऑक्सीडेंट्स क्या हैं? तो जो फाइटोकेमिकल्स आर एंटीऑक्सीडेंट्स, तो ये हैं फाइटोकेमिकल्स, इनको हम एंटीऑक्सीडेंट्स कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है ट्यूब फीडिंग इज ऑल्सो नोन एज।
ट्यूब फीडिंग को और किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शंस क्या हैं? इंटेरल न्यूट्रिशन, सप्लीमेंटल न्यूट्रिशन, पेरेंटल न्यूट्रिशन, टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन। तो जब हम बात करते हैं ट्यूब फीडिंग की, जिसमें थ्रू ट्यूब जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो दिए जाते हैं, तो उसको हम कहते हैं इंटेरल न्यूट्रिशन। ट्यूब फीडिंग को हम इंटेरल न्यूट्रिशन भी कहते हैं। तो जो क्वेश्चन है वो आपके लिए है प्रिवेंशन ऑफ फूड एडल्ट्रेशन, PFA, प्रिवेंशन ऑफ फूड एडल्ट्रेशन। ये एक्ट कब लागू किया गया था? इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कपोक फाइबर्स कैन नॉट बी स्पन इनटू यार्न्स बिकॉज ऑफ। जो फाइबर हैं, कपोक फाइबर हैं, इनको यार्न में स्पन नहीं किया जा सकता है, या जो कपोक फाइबर है इनसे यार्न नहीं बनाया जा सकता है, क्यों? ऑप्शंस क्या हैं? वीक फाइबर्स, स्मॉल फाइबर्स, हाइड्रोफोबिक नेचर या अनप्लाइबिलिटी। वीक मतलब कमज़ोर होते हैं, स्मॉल फाइबर्स में छोटे छोटे होते हैं। मेन है ये हाइड्रोफोबिक। हाइड्रोफोबिक क्या? जो हाइड्रो मीन्स वाटर, फोबिक मीन्स डर। ऐसे फाइबर जिनको जो वाटर एब्जॉर्ब नहीं करते हैं, जिनको वाटर से डर लगता है, पानी में ये भीगते नहीं हैं। उसके बाद नेक्स्ट है अनप्लाइबिलिटी। तो जो कपोक फाइबर है इससे यार्न नहीं बनाया जा सकता है, क्योंकि फाइबर्स ये अनप्लाइबिलिटी, इनको स्पिन करने लायक ये नहीं होते, इनसे स्पिन नहीं किया जा सकता है, इसलिए ये कपोक फाइबर से यार्न नहीं बनता है। ड्यू टू अनप्लाइबिलिटी इनको स्पिन नहीं किया जा सकता है। तो जो क्वेश्चन था आपके लिए था वो प्रिवेंशन ऑफ फूड एडल्ट्रेशन, PFA एक्ट, ये कब लागू किया गया था? इसका ईयर आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, एंड अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करिए। अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, बाय बाय।